Greetings of the day. Myself Tanish. Today we will discuss about chapter 1 of Geography Resources and Development class 10. So आज हम Resources and Development जो कि क्लास 10th का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। इस चैप्टर में हम इन्वायरमेंट के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल प्रोफाइल, soil as a resource, soil and its type, and soil erosion, sheet erosion and its ways to protect soil erosion, इन सब चीज़ों को अच्छे से डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। ये जो अभी आपके लिए कंटेंट लाया गया है ये पास्ट 6 ईयर्स का जितना भी एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा है उसको अच्छे से कलेक्ट करके और अच्छे से अरेंज करके आपके लिए लाया गया है। इसमें इस कंटेंट में हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है उसको कंपेयर किया है। और अगर आप 10th में हैं और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स आप अपने एग्ज़ाम आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर किसी रेलवेज़ या एसएससी या यूपीएससी लेवल की भी एग्ज़ाम की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट बेस्ड बिल्डिंग में हेल्प करेगा। सो हम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट होता क्या है। हमने जैसे अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि इन्वायरमेंट वो होता है जो कि हमारे आसपास की जो सराउंडिंग होती है, हमारे आसपास की सराउंडिंग को हम सिंपल लैंग्वेज में इन्वायरमेंट या प्रकृति कहते हैं या पर्यावरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्लासरूम का एग्जाम्पल लें, क्लासरूम में टीचर होता है, बच्चे होते हैं, डेस्क होते हैं, चौक होता है, चार्ट एंड क्लासरूम प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, तो ये सब क्या है, ये सब उधर क्लासरूम का एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट को हम सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल डिफाइन में ये कह सकते हैं दैट आवर सराउंडिंग इज नोन एज एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज रिसोर्स। रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। which can be used to satisfy our need and is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। रिसोर्स वो चीज़ होती है जो कि ह्यूमन बीइंग्स की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती हैं। वो कुछ भी हो सकता है, छोटी सी पेंसिल की नोक से लेके बड़ी बड़ी मिसाइलें, ये सब जो भी इंसान यूज़ करता है, चाहे वो छोटी सी पेंसिल से लेके बड़ी बड़ी मिसाइलें हो, सैटेलाइट हो, वो सब हमारे रिसोर्स के अंडर में आती हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लिए उसके रिसोर्सेज क्या होंगे, पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, स्टेशनरी एंड हिज बुक्स। और एक टीचर के लिए उसकी स्टेशनरी होगी, उनका अटेंडेंस रजिस्टर। ऐसी रिसोर्सेज हम लोगों की लाइफ में बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया और जो भी एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब रिसोर्स के अंडर में आता है क्योंकि रिसोर्स इनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सो अगर आपके एग्जाम में डिफाइन आए तो आप इसमें कीवर्ड यूज कर सकते हैं सेटिस्फाई आवर नीड। तो सेटिस्फाई आवर नीड जो है वो रिसोर्स की डिफाइन का एक बहुत ही मेन कीवर्ड है। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। रिसोर्सेज भी बहुत टाइप के होते हैं। पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में जान लिया कि जो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करे वो रिसोर्सेज है। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। वैसे ब्रॉडली देखा जाए या मेनली देखा जाए तो 2 टाइप के होते हैं हमारे, नेचुरल और ह्यूमन। सिंपल लैंग्वेज में या बेसिकली हम जाने तो नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, चाहे फॉर एग्जांपल हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ट्रीज, फ्रूट एंड दे गिव आल्सो शेल्टर। these all comes under natural resource। Next, on the other hand we will talk about human resources कि human resources क्या होते हैं। human resources वो होते हैं जो कि इंसान नेचर से लेता है और उसे मॉडिफाई करके अपने यूज में लाता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग ने जंगलों से वुड या लकड़ी ली, अब उस लकड़ी का इस्तेमाल इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से करेगा, चाहे वो उस लकड़ी से घर बनाए या उससे बोट बनाए या फिर उसका कुछ भी करे।
वो ह्यूमन रिसोर्स बन चुका है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, लोग या इंसान नेचर से चीज़ें लेते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से उसे मॉडिफाई करते हैं और उसे अपने यूज़ में लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल रिसोर्सेज भी मेनली दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन में हमारा हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है। और क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करें तो इसमें हमारा कोल, पेट्रोलियम एंड गोल्ड, सिल्वर, टीन, कॉपर ये सब आ जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस रिसोर्स वो होते हैं जो कि पृथ्वी में हमेशा रहेंगे। फॉर एग्जांपल विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर कभी भी अर्थ से खत्म नहीं होगा, इट इज टाइमलेस। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मतलब मींस इट कम्स अंडर नेचुरल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी दो टाइप के होते हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मेनली वो होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दो टाइप के होते हैं हमारे, एक नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन में हमारा फॉरेस्ट आ गया, ट्रीज आ गया, प्लांट, श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज, दिस ऑल कम्स अंडर वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन। एंड वाइल्ड लाइफ में हमारे जितने भी एनिमल और प्लांट्स की स्पीशीज हैं वो आ जाती हैं। नॉन रिन्यूएबल भी दो टाइप के होते हैं, रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल में हमारा मेटल आ गया, टीन हो गया, कॉपर हो गया, दिस ऑल कम्स अंडर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑन द अदर हैंड नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो होता है वो नॉन रिसाइकेबल होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ओरिजिन के, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस में हमारे जो रिसोर्सेज है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज बायोटिक एंड अनदर वन इज एबायोटिक। सबसे पहले हम बायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। सो आप ये पिक्चर्स देख रहे होंगे, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, एज एंड बैक्टीरिया, these all are come under biotic resources। बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। बेसिकली दीज आर लिविंग रिसोर्सेज। ये जो होते हैं लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि ऐसे बायोटिक लिविंग रिसोर्सेज होते हैं। लिविंग रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल जो ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल फंगी जो होता है, प्लांट होता है, एनिमल होता है, ये ग्रो करते हैं। सो इसमें आएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपके एग्जाम में डिफाइन आती है 1 मार्कर में, 2 मार्कर में एमसीक्यू आता है, तो उसमें आप डिफाइन लिख सकते हैं नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म ये जो है ये इसका मेन कीवर्ड है बायोटिक की डिफाइन का। नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज एबायोटिक। एबायोटिक होते हैं नेचुरल होते हैं ये रिसोर्सेज भी, नेचुरल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो नेचुरल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नेचुरल तो होते हैं, नेचर से मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर जान नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, लाइट, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। सो ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में होती हैं, लेकिन इनके अंदर जान नहीं होती हैं। सो these called natural non-living organisms are called biotic resources। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस, ओरिजिन के बारे में हमने पढ़ा, ओरिजिन में दो टाइप पे डिवाइड किया था, एबायोटिक, बायोटिक। और एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि पृथ्वी से कभी खत्म नहीं होंगे, दैट विल नेवर एंड ऑन अर्थ। ऐसे रिसोर्सेज जो कि पृथ्वी से कभी खत्म नहीं होंगे उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट, सन, वाटर। जब तक अर्थ रहेगा, जब तक यूनिवर्स रहेगा, तब तक ये रहेंगे। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि अर्थ में लिमिटेड समय के लिए या फिर एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, मिनरल एंड सॉइल। जो हमारा कोल है उसे बनने में मिलियंस
इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू मेक कोल। सो जो कोल होता है उसको बनने में बहुत समय लगता है, और ये जो है होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अगर हम इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे तो ये पृथ्वी से ख़त्म हो जाएंगे। सो ऐसी चीज़ें जो कि पृथ्वी में शॉर्ट समय के लिए होती हैं उनको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। इसमें हमारा गोल्ड आ गया, पेट्रोल आ गया और कोल आ गया। हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं, उसमें दिखाते हैं पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल का प्राइस घट रहा है। सो पेट्रोल जो होता है वो इतना महंगा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल है इसलिए वो महंगा है, मतलब कि वो सिर्फ सर्टेन पीरियड के लिए, यानी बहुत ही कम समय के लिए पृथ्वी में है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से देखें तो हमारे उसमें 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब कि एक अकेला इंसान उसे यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कार, हाउस, these are example of individual resources. Next is community resources. Community resources वो होते हैं जो कि पूरी community यूज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी पार्क्स and shopping malls, amusement parks, these all come under communal resources. Next natural resources. Natural resources में जैसे हमारे forest हो गए, ये animals हो गए, ये आते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि ट्रेड में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप पेट्रोलियम देख रहे हैं या फिर आप ये एजुकेशन देख रहे हैं, ये दोनों चीज़ें जो होती है ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज का पार्ट है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की नज़र से देखें तो रिसोर्सेज भी 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं: रिजर्व, स्टॉक, पोटेंशियल, डेवलप। सबसे पहला आता है रिजर्व। हमारी सरकार जो होती है वो रिसोर्सेज को रिजर्व करके रखती है। फॉर एग्जांपल कैश या मनी को हमारी सरकार रिजर्व करके रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि वो एक रिसोर्स है। वो रिसोर्स इसलिए क्योंकि हम उसे यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्टॉक की बात करें, स्टॉक का मतलब होता है किसी भी चीज़ की रक्षा, किसी भी चीज़ को सेव करके रखना। फॉर एग्जांपल बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे देश में किसी वीट की खेती हुई है तो उसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ है या जो सरप्लस बचता है उसको बफर स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं और एक होते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इसमें हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज के लिए क्या प्लान बनाती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। सबसे पहले आता है प्लानिंग स्ट्रक्चर। जैसे कोई भी रिसोर्स है, हम फॉर एग्जांपल कोल का एग्जांपल लेते हैं। कोल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो उसके लिए सरकार कुछ एक्शंस लेंगी, तो वो तुरंत कोई भी लॉ या फिर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती हैं। उसके लिए उनको कुछ सर्टन स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले होता है प्लानिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट एक स्ट्रक्चर बनाती है या कोई रिपोर्ट तैयार करती हैं अगर उन्हें किसी रिसोर्स का प्लान बनाना है या उसको सेव करना है। कैसे प्लान बनाएंगे? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल। अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी साइंस और अपनी स्किल की हेल्प से उस रिपोर्ट को या उसके बारे में जानकारी निकाली जाती है। सेकेंड इन आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। फिर उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी उसमें साइंटिफिक या फिर उसमें लैब में ले जाके उसमें टेस्ट किया जाता है कि उस रिसोर्स में है क्या। फॉर एग्जांपल जो हमारे मिनरल्स होते हैं, कोल, आयरन, इनको पृथ्वी से निकाल के इनको लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है ताकि उसमें देखा जाए कि इस रिसोर्स में क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे मिनरल्स पृथ्वी से मिलते हैं, डायमंड हो गया, कोल हो गया, गोल्ड हो गया। तो हर मेटल की या हर मिनरल की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी होती है, तो उसके ऊपर जो होते हैं हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट इज मैचिंग द नेशनल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद उसके ऊपर नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज की पॉइंट्स। आपकी बुक में कुछ की पॉइंट्स दिए होंगे जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थ समिट एंड एजेंडा 21। सो हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए, विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए विकास करना।
यानी कि बिना किसी जंगल काटे या बिना किसी पेड़ को काटे या बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट करने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन एम ये है कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज को सेव करके रखा जा सके। नेक्स्ट इज अर्थ समिट 1992। 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील में, रियो डे जनेरियो नाम की जगह है, उधर हुआ था। क्यों हुआ था? ऐसा कहा जाता है या ऐसा हुआ था कि 1992 में बहुत सारे इन्वायरमेंट कंसर्न्स आए थे। तो उस इन्वायरमेंट कंसर्न ने ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर दिया था। सो उस टेंशन का सल्यूशन ढूंढने के लिए 179 नेशनल गवर्नमेंट लीडर्स सब लोग कहाँ पे मिले, उन लोगों की मीटिंग हुई रियो डे जनेरियो में। वहाँ पर उन्होंने वहाँ उस मीटिंग को बुलाने का मेन मोटो क्या था, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंट कंसर्न्स थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए या उनको दूर करने के लिए ये अर्थ समिट रखी गई थी। इसी को हम अर्थ समिट 1992 कहते हैं। नेक्स्ट इज एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 जो है वो बेसिकली हमारे यूनाइटेड नेशन, ये ऊपर आप लोगो देख रहे हैं, ये लोगो यूनाइटेड नेशंस का है। जो WHO हो गया, हमारा यूनेस्को हो गया, ये जो यूनिसेफ हो गया, दिस ऑल कम अंडर यूनाइटेड नेशन। तो हमारा जो यूनाइटेड नेशन है उसने क्या करा कि जब हमारा अर्थ समिट 1992 हुआ था, उसमें जो उसका जो आउटकम आया था वो एजेंडा 21 है। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 एक लॉ है जो कि अर्थ समिट का एक पार्ट है और इसे UN कॉन्फ्रेंस द्वारा बनाया गया था। और इसका मेन गोल क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए या उसको स्प्रेड करने के लिए ही एजेंडा 21 बनाया गया है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करें? हमें नेचर से रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो हम लोग उसे कंजर्व करके क्यों रखें? रिसोर्सेज वाइटल फॉर डेवलपमेंट करनी है तो रिसोर्सेज लगेंगे, और रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे? नेचर से। और अगर हम ऐसी रिसोर्सेज को ख़त्म करते रहेंगे सो द होल अर्थ बिकम एम्प्टी, यानी हमारी अर्थ से रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। इर्रेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन। For example, if we consume या if we consume more than resources और irrationally, यानी कि हम रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं या उनको ओवर यूटिलाइज यानी कि उनको ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, रिसोर्सेज जो होते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स हम सब यूज़ करते हैं या हर जगह पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन उस ऑटोमोबाइल से हमें पता है कि उसमें से स्मोक निकलता है और उस स्मोक से हमारी ओजोन लेयर डैमेज होती है एंड ओजोन लेयर में होल्स हो जाते हैं जिससे यूवी रेज अंदर आती हैं। आपने पढ़ा होगा कि यूवी रेज की वजह से ओजोन लेयर खराब हो रही है। तो ये क्यों है? हमने रिसोर्सेज यूज़ करे और वो रिसोर्सेज को हमने ओवर यूटिलाइज, यानी किसी भी चीज़ का ओवर यूटिलाइज करा तो वो हमारे ऊपर ही डिसएडवांटेज देगा। मे लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट प्रॉब्लम। तो जो हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, ये जो मेन कंसर्न है ये बेसिकली ओवर यूटिलाइजेशन या इरेशनल कंजप्शन की वजह से होता है। किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा यूज़ करने से वो हमें नुकसान देती है। यही चीज़ जो होती है वो रिसोर्सेज पर भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज लैंड रिसोर्सेज। लैंड बहुत सारी टाइप की होती है। लैंड जो है ये एक ऐसा रिसोर्स है जो कि नेचुरल है, यानी कि नेचर से हमें मिला है। और ये जो लैंड है ये हमें माउंटेन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स और आइलैंड्स के रूप में हमें मिला है। 73% ऑफ द लैंड एरिया प्लेन्स प्रोवाइड एग्रीकल्चर। हमारी पृथ्वी का जो 73% जो लैंड का एरिया है वो प्लेन एरिया है और वहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, यानी कि वहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और वहीं से ही जो है ह्यूमंस मेन जो इकोनॉमी जो होती है वो एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई होती है। और हमें पता है इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर कंट्री, यानी फार्मिंग पे डिपेंड है। हमारी आधी से ज़्यादा कंट्री जो है वो फार्मिंग पे डिपेंड है। सो इसलिए हमारे लिए प्लेन्स
एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट इज माउंटेन अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द टोटल एरिया। हमारी जो कंट्री है उसका 30% जो हिस्सा है वो माउंटेन कवर करते हैं, फॉर एग्जांपल हिमालयाज। और हिमालयाज के अलावा जो रिवर्स होती है वो भी 30% एरिया कवर करते हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हिमालयाज और वहाँ से जो पेरिनियल रिवर्स निकलते हैं, पेरिनियल मतलब कि कंटिन्यूस जो रिवर बहती है, गंगा यमुना। सो ये जो रिवर्स हैं और ये जो माउंटेन है ये हमारी कंट्री का 30% एरिया कवर करते हैं। बाकी का जो 27% बच गया एरिया वो हमारे प्लेटूज कवर करते हैं। प्लेटूज फॉर एग्जांपल डेक्कन प्लेटू। प्लेटूज जो होते हैं हैव रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। जो प्लेटूज होते हैं वहाँ पे हमें ढेर सारे मिनरल्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इंसान जो है लैंड को कैसे यूज करता है और किन किन फॉर्म्स में यूज करता है। फर्स्ट इज फॉरेस्ट। ह्यूमन बीइंग यूज फॉरेस्ट एज अ मीडियम ऑफ रिसोर्स, यानी इंसान जो है वो फॉरेस्ट को रिसोर्स की तरह यूज करते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल टू कल्टीवेशन, बैरन एंड वेस्टलैंड। जो लैंड हमारे लिए यूज नहीं होती है या जो हमारे यूज की लैंड नहीं होती है उसे हम बैरन या वेस्टलैंड कहते हैं। बैरन लैंड मतलब कि बंजर जमीन जो कि जिस पे खेती नहीं हो सकती, वो हमारे यूज की नहीं है। लैंड टू पुट नॉन कल्टीवेशन एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड्स एंड फैक्ट्री। जो हमारी बिल्डिंग, रोड और फैक्ट्री है उसको बनाने में भी उसको बनाने में भी लैंड का यूज होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और बहुत बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बन रही है। तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग को बनाने के लिए ज़मीन पे प्लास्टर लगाया जाता है। तो जब प्लास्टर पे पानी गिरेगा तो वो जो पानी है वो ग्राउंड में नहीं जाएगा, वो पानी सीधा सीवर्स में या ड्रेन में जाएगा, ड्रेनेज में। सो इसी वजह से जो है ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो खत्म हो रहा है। इंसान जो है वो लैंड को वो क्या करता है, दे डिस्ट्रॉय पाउंड्स एंड मैनी वाटरफॉल्स एंड स्मॉल स्ट्रीम्स टू मेक अ बिल्डिंग। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे तालाब है उसमें जैसे सीमेंट भर दिया, उसको ख़त्म करके वहाँ पे बिल्डिंग बना ली, जंगल काट के वहाँ पे मॉल बना लिया। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, कुछ ऐसी लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूज में नहीं होती है। फॉर एग्जांपल परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। जिस लैंड में ग्रेजिंग होती है यानी जहाँ पे पशुओं को या कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है, वो लैंड जो होती है उसे वेस्ट लैंड के अंदर लाया जाता है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। कुछ ऐसी लैंड होती है जिसमें मिसलेनियस यानी कि एक्स्ट्रा पेड़ पौधे होते हैं, वो भी वेस्ट लैंड के अंदर ही आती है। नेक्स्ट इज कर्टेबल वेस्ट लैंड। कर्टेबल वेस्ट लैंड क्या होता है? एक ऐसी लैंड जिसमें 5 साल से खेती नहीं हुई है, यानी कि एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसमें 5 साल से एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, उसे हम कर्टेबल वेस्टलैंड कहते हैं। नेक्स्ट इज नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है? एरिया शोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर नेट बोथ इज कॉल्ड ग्रास क्रॉप्ड एरिया। ग्रास क्रॉप्ड एरिया को ही नेट सोन एरिया कहते हैं। नेक्स्ट इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। सो आपके सामने ये कुछ डेटा रखा गया है। इस डेटा में दिखाया गया है कि कैसे ईयर बाय ईयर लैंड को यूज किया जाता है। ये है 1960 से 61 का और ये 2014 से 15 का। जो आप ये येलो पार्ट देख रहे हैं ये मेजॉरिटी में है। ये किस में आता है? नेट सोन एरिया, यानी कि ये वेस्ट लैंड की कैटेगरी में आता है। और ये ब्लू वाला है कर्टेबल फ्लो लैंड, यानी कि जिन लैंड में 5 साल से ज़्यादा खेती नहीं हुई है उसको इस ब्लू कलर में भरा गया है। इसकी परसेंटेज 18.11% थी, जो कि आगे बढ़ के 23% हो रही है। मतलब कि वेस्ट लैंड जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं और जो कल्टीवेबल लैंड्स है यानी कि उपजाऊ जो ज़मीन है वो कम हो रही है। ये देख रहे हैं आप, ये है कल्टीवेबल लैंड यानी कि खेती करने वाली ज़मीन, और ये बैरन लैंड। बैरन मीन्स बंजर ज़मीन। किसी भी लैंड पे अगर हम ज़्यादा खेती करते हैं तो वो बैरन हो जाती है। सो मेन क्वेश्चन क्या है इसका? ह्यूमन।
नेक्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब हम लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। लैंड डिग्रेडेशन जो होता है वो ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग की वजह से होता है, या डिफॉरेस्टेशन। जब लार्ज स्केल में पेड़ों को काटा जाता है, ओवरग्रेजिंग होती है, माइनिंग होती है, या फिर कहीं पे वॉर होता है, उससे क्या होता है, हमारी लैंड खराब हो जाती है। 95% of our basic need, food, shelter and clothing, obtained from land। इंसान का जो 95% की जो ज़रूरत होती है वो उसे लैंड से मिलती है। फॉर एग्जांपल शेल्टर, फूड, क्लोथ। शेल्टर, फूड, क्लोथ, ये तीनों चीज़ें इंसान को पृथ्वी से या लैंड से मिलती है। फूड जो होगा सब इंसान उसे पृथ्वी से ग्रो करता है। ये देखिए, इंसान जो होता है वो वो क्रॉप्स को लैंड पे उगाता है। शेल्टर यानी कि अपने लिए घर भी ज़मीन पे बनाता है। क्लोथिंग के लिए कॉटन उगाता है, वो भी ज़मीन से निकलता है। ह्यूमन एक्टिविटीज लेड टू डिग्रेडेशन। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही लैंड डिग्रेडेशन होता है। इंडिया के अंदर टोटल 130 मिलियन हेक्टर्स जो है वो वेस्ट लैंड है, यानी कि 130 मिलियन हेक्टर ज़मीन ऐसी है जो कि वेस्ट है, यानी कि उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। उसमें से 56% जो लैंड है वो वाटर इरोडेड एरिया यानी कि स्वैम्पी है, यानी कि दलदल बन चुकी है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, एल्कीन डिपॉजिट। जो पानी या फिर जो दलदल या फिर जो पानी वाली जो जमीन होती है, कीचड़ वाली, उसमें एल्कीन डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं और सलाइन सब्सटेंस ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से वो लैंड अनसूटेबल हो जाती है फॉर यूज़। और ये किस वजह से होता है, हमने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवर ग्रेजिंग की वजह से। नेक्स्ट इज लैंड एज रिसोर्स। लैंड भी एक रिसोर्स है। कैसे? सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल भी एक रिसोर्स है। सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल मतलब कि पृथ्वी पे हमेशा रहेगा। लिविंग सिस्टम, इसमें लिविंग सिस्टम है। लिविंग सिस्टम कैसे है, इसमें प्लांट ग्रो होते हैं। एनिमल्स, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो भी सॉइल के अंदर ही रहते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। हमारी जो सॉइल होती है उसके अंदर बहुत सारा ह्यूमस होता है विच इज रिच इन एग्रीकल्चर। और ये आप देख रहे होंगे, ये डायग्राम बना है, ये हमारा सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम है। सबसे पहले पेरेंट रॉक आता है। पेरेंट रॉक मतलब कि बड़े बड़े पत्थर। फिर उसके बाद आता है वेदर्ड रॉक, वेदर्ड पेरेंट, फिर उसके बाद सब सॉइल, फिर टॉप सॉइल। इसमें से टॉप सॉइल जो होता है वो रिसोर्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर या जो क्रॉपिंग होती है हमारी, या जितना भी प्रोडक्शन होता है वो हमारा टॉप सॉइल पे होता है। और ये देखिए, ये इमेज बनी हुई है, लाइफ इन द सॉइल। लाइफ इन द सॉइल मीन्स कि सॉइल के अंदर भी लाइफ है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉइल। सो आपके सामने ये मैप है, आपकी बुक में भी मैप होगा, आप उसे प्लीज आप उसे ओपन करके देखिए। तो आप इस मैप में देख रहे होंगे, सो ये जो वाइट एरिया है आप देख रहे हैं, ये वाइट एरिया, जो है ये कौन कवर करता है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इस एरिया को कवर करता है। अब हम एक एक करके सारे जो सॉइल्स हैं उनको कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। सॉइल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा ब्राउन सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल। सो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इंडिया में बहुत सारे लैंड फॉर्म है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, बहुत सारे वेजिटेशन टाइप है। उसी तरीके से इसी के अंडरस्टैंडिंग में ही या इसी के बेसिस पर ही हमारे सॉइल्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है एलुवियल सॉइल, नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है? एलुवियल सॉइल जो है वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि इंडिया का जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे पाई जाती है। ये जो एलुवियल सॉइल है ये 3 रिवर्स द्वारा बनाया जाता है। फर्स्ट इज गंगा, सेकंड इज ब्रह्मपुत्र एंड थर्ड वन इज इंडस। These 3 rivers combinedly together make this whole alluvial soil and hold these northern plains। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है ये एलुवियल सॉइल द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये हिमालय जो रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर, इससे बनाती हैं। और जो महानदी गोदावरी एंड कावेरी नदी है जो कि हमारी साउथ में है, इनके डेल्टाज में एलुवियल सॉइल वर इजीली फाउंड। नेक्स्ट इज देयर आर 2 टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल्स डेवलप्ड इन अपर एंड मिडल गंगा प्लेन्स। गंगा का जो अपर और मिडल जो वो है गंगा प्लेन्स है, उधर 2 टाइप की एलुवियल सॉइल पाई जाती है।
वो कौन कौन सी दो टाइप है? फर्स्ट इज खादर एंड सेकंड वन इज भांगर। खादर जो है वो एलुवियल सॉइल का एक पार्ट है जो कि फ्लड प्लेन्स में होता है। कहाँ होता है? फ्लड प्लेन्स में होता है। विच इज रिच इन फ्रेश सिल्ट डिपॉजिट एवरी ईयर। हर साल जब नदी बहती है तो नदी अपने साथ कुछ नए डिपॉजिट या फिर नई चीजें लेकर आती है। वो जो नई चीजें जो वो प्लेन में डिपॉजिट करती है उसे हम खादर सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट इज भांगर सॉइल। भांगर सॉइल इज ओल्ड एलुवियम, यानी कि भांगर सॉइल जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है। क्यों है? क्योंकि क्या होता है जब नदी अपने साथ, फॉर एग्जांपल ये इमेज की हेल्प से देखते हैं, जब जब हिमालय से रिवर आती है तो रिवर कुछ ऐसे आती है। तो रिवर जब पहाड़ से निकल के प्लेन्स तक आती है तो रास्ते में उसको बहुत सारे सिल्ट्स मिलते हैं, कंकड़, मिट्टी, पत्थर, उन सबको वो लेकर आके डिपॉजिट करती है प्लेन एरिया में। ये पूरा प्लेन एरिया है, इस पूरे प्लेन एरिया में रिवर यहाँ पे डिपॉजिट करती है। तो जिस जगह पे वो डिपॉजिट करती है उस जगह को खादर और बांगर कहते हैं। खादर मीन्स न्यू डिपॉजिट्स ऑफ रिवर। Father means new deposit. On the other hand, Bhangar soil is old deposits. Bhangar soil is old deposit. जो नए डिपॉजिट है वो हमारे खादर है, खादर सॉइल है। एंड ऑल जो हमारे पुरानी जो सिल्ट्स है उसे वो है हमारी भांगर सॉइल। जो भांगर, जैसे हम यूजुअली अपनी डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हैं भंगार। भंगार का मतलब क्या होता है? ओल्ड। इसी तरीके से इस सॉइल का नाम भांगर इसलिए क्योंकि ये सॉइल बहुत ज्यादा ओल्ड है। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं। और ब्लैक सॉइल के अंदर कॉटन की खेती बहुत अच्छे से होती है। इट इज वेरी सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। फाउंड इन डेक्कन रीजन। डेक्कन रीजन में पाई जाती है। मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। ज्वालामुखी के लावा से बनी है। आप ये इमेज देख रहे हैं, ये वॉल्केनिक इरप्शन की। ऐसा कहा जाता है मिलियंस ईयर्स अगो, यानी कि बहुत मिलियन साल या बिलियन साल पहले एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। उसी वॉल्केनिक इरप्शन से हमारा पेनिनसुला इंडिया बना था। फिर उसके बाद वो जो लावा था वो जब ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद क्या होता है, वो फिर अपने आप को रॉक में कन्वर्ट कर लेता है। फिर उसके बाद एंड देन नेचुरल कैलेमिटी अकर्स। फिर उसके बाद कोई नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, चाहे धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, चाहे अर्थक्वेक हो। उससे क्या होता है, वो पत्थर जो होता है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट रॉक विल कन्वर्ट इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लैक सॉइल। इसी से वो ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। सॉइल का कलर ब्लैक क्यों है? क्योंकि वो लावा से बना है। लावा जैसे आग होती है, आग में कोई चीज जलाते हैं तो वो काली हो जाती है, इसी तरीके से वो लावा से बनी है वो सॉइल, तो ऑब्वियसली उसका रंग काला होगा। कहाँ पे पाई जाती है ये? हमें हमारे महाराष्ट्र, मालवा प्लेटू, महाराष्ट्र और गोदावरी और कृष्णा की जो वैलीज है वहाँ पे जो बड़ी बड़ी घाटियां उधर पाई जाती हैं। और समर सीजन में क्या होता है, ब्लैक सॉइल के अंदर बहुत सारी क्रैक्स पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे दरारें पड़ जाती है सॉइल के अंदर समर में, क्योंकि पानी की कमी होने के कारण इसमें दरारें पड़ जाती हैं। और जैसे ही रेनी सीजन आता है ये बहुत ज्यादा स्टिकी और वेट बन जाता है, यानी कि ये वाली मिट्टी जो होती है बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा चिपचिपी और बहुत ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है। नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। रेड और येलो सॉइल जो है वो हमारा डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है। आपने जब भी इमेज देखी होगी डेक्कन प्लेटू की, आपने देखा होगा उसका कलर उसका कलर रेड या फिर येलो होता है। क्यों होता है रेड और येलो? रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। उस मिट्टी में आयरन का परसेंटेज इतना ज्यादा है कि इस वजह से उसका रंग लाल है। लेकिन जब उसी मिट्टी में पानी की मात्रा, यानी कि व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज इट टर्न्स इनटू येलो। जब उस मिट्टी में पानी का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो वो टर्न हो जाती है रेड टू येलो। इट विल टर्न इनटू येलो। रेड इसलिए है बिकॉज ऑफ आयरन, येलो इसलिए क्योंकि उसमें है हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड फॉर्म मीन्स वाटर। पानी ज्यादा है तो येलो है, पानी कम है या आयरन ज्यादा है तो रेड है। नेक्स्ट मूविंग ओवर टू लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के बारे में जानते हैं। लेटराइट का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है ब्रिक, यानी कि ये जो बड़े बड़े पत्थर है उनके पीसीस से बनी है ये। लेटराइट सॉइल जो है हमारी हैवी रेनफॉल वाली एरिया, फॉर एग्जांपल चेरापूंजी, मौसिनराम,
नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में पाई जाती है। दिस वॉज इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। हैवी रेन की वजह से इस सॉइल में बहुत ज़्यादा लीचिंग होती है, ह्यूमस बहुत अच्छा होता है और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत लो होते हैं। सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छी है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है। टी कल्टीवेशन, दार्जिलिंग, ऊटी, असम, वहाँ की हमने देखा होगा टी बहुत फेमस है। जो टी है वो लेटराइट सॉइल में ही ग्रो की जाती है। रेड लेटराइट सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेड लेटराइट सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ कैश्यू नट। कैश्यू नट के लिए को ग्रो करने के लिए रेड सॉइल का यूज होता है, और जो नॉर्मल लेटराइट सॉइल होता है उसके लिए ये टी लीव्स यूज होते हैं। नेक्स्ट इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का कलर रेड होता है, ब्राउन होता है, रेड टू ब्राउन होता है। इसका टेक्सचर सैंडी यानी कि बारीक होता है। सलाइन इन नेचर, मतलब सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। Some areas the salt content is very high and common slay obtained by evaporating in water। मतलब कि क्या होता है, इस मिट्टी में पहले मॉइस्चर था, लेकिन ज्यादा गर्मी की वजह से क्या होता है कि इस सॉइल की मिट्टी हवा में उड़ जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। इधर इसमें जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने की वजह से क्या होता है, ये जो सॉइल है ये सूखी हो जाती है, इसलिए इसे एरिड सॉइल कहते हैं। अब जैसे हमारी नॉर्मल मिट्टी हो गई जो हमारे प्लांट्स में या पॉट्स में होती है, और एक दूसरी तरफ एक सैंड है यानी रेत है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कैसे, जो हमारी जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी गीली होती है, उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है और उसके पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड जो हमारा जो सैंड है, इट इज़ वेरी सैंडी इन टेक्सचर, मतलब कि नमक जैसे होता है ना, एकदम बारीक बारीक, ऐसी होती है रेत। वो इसलिए होती है क्योंकि उसमें वाटर नहीं होता है। वाटर क्या करता है, मिट्टी को आपस में ऐसे जोड़ के रखता है, लेकिन अगर जिस मिट्टी में पानी नहीं होता है उसके पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, इस वजह से वो थोड़ा सा बारीक होती है। एरिड सॉइल के अंदर कंकड़ होते हैं, एरिड सॉइल के अंदर कंकड़ पाए जाते हैं। और आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन द सॉइल बिकम कल्टिवेबल इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में पहले खेती नहीं होती थी, लेकिन अच्छा सा इरिगेशन और गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट बनाया उस वजह से वहाँ पे भी डेवलपमेंट होने की वजह से वहाँ पे भी अब अच्छे से जो फार्मिंग है वो हो रही है। ये इमेज है एरिड सॉइल की। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो मिलता है वो हमें सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट, यानी कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं या रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। दे आर लोमी एंड सिल्टी, बहुत ज़्यादा सिल्टी मतलब कि बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी होती है, और थोड़ी सी सख्त और गीली, मतलब सख्त और गीली मतलब कि इसमें ये कहा गया जैसे दलदल होती है उसी की तरह थोड़ी सी मिट्टी होती है वैली साइड में, मतलब घाटियों में। देखा होगा जो जंगल होते हैं पहाड़ों में, उधर देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फिसलन रहती है, वो फिसलन फॉरेस्ट सॉइल की वजह से रहती है। और जो स्नो वाले एरिया होते हैं वहाँ पे जो सॉइल होती है उस सॉइल के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से स्नो वाले एरिया में सिर्फ पाइन या फर के ट्रीज ही पाए जाते हैं। फॉरेस्ट सॉइल जो होता है वो टेरेंस, रिवर टेरेंस यानी रिवर इलाकों में बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। नेक्स्ट सॉइल इरोजन एंड सॉइल कन्वर्सेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन एक प्रोसेस होता है जिसमें विंड या वाटर के जरिए टॉप सॉइल जो होती है वो गायब हो जाती है। डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। ये हमारी टॉप सॉइल है। क्या होता है, जब तेज आंधी आती है या फिर बाढ़ या फिर सुनामी आती है, उससे क्या होता है हमारी टॉप सॉइल जो होती है वो उड़ जाती है या फिर हवा साथ में भाग के ले गई या फिर पानी साथ में भाग के ले गया, तो उससे क्या होता है टॉप सॉइल गायब हो जाती है। टॉप सॉइल गायब होने से हमें क्या नुकसान है? हमें ये नुकसान है कि जो हमारी क्रॉप्स होती है, जो प्लांट्स होते हैं वो टॉप सॉइल में ही ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर है, ये फ्लावर हमारा ग्रो कर रहा है, तो फ्लावर जो होगा वो टॉप सॉइल में ही ग्रो करेगा, जबकि सब सॉइल, वेदर सॉइल और पेरेंट सॉइल में ग्रो नहीं करेगा। इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट इज शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है? शीट इरोजन में क्या होता है कि जो सॉइल की लेयर होती है वो पतली पतली शीट्स में गायब होती रहती है, उसी को हम शीट इरोजन कहते हैं।
वो किस वजह से गायब होती है? विंड की वजह से भी हो सकती है, पानी की वजह से भी हो सकती है, हवा की वजह से भी हो सकती है, या फिर किसी नेचुरल कैलेमिटी, फॉर एग्जांपल ड्रॉट हो गया, या फिर हमारा फ्लड हो गया या सुनामी हो गई, उस वजह से भी शीट इरोशन इज द ओनली मेन कंसर्न। नेक्स्ट इज वेज फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन। हमने सॉइल इरोशन के बारे में जान लिया, अब हम जानते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। कॉन्टोर फार्मिंग, कॉन्टोर फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज टेरेंस फार्मिंग, टेरेंस फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हिली एरियाज होते हैं बेसिकली उधर होती है कॉन्टोर फार्मिंग। कॉन्टोर फार्मिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक पहाड़ है हमारा, एक ही हमने पहाड़ ले लिया, पहाड़ आपने देखा होगा ऐसे टेढ़ा होता है, थोड़ा सा स्लैंट होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये खेती कर रखी है, यहाँ पे ये हमारी क्रॉप उग रही है, ये क्रॉप उग रही है हमारी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इन एनी केस बारिश आ गई, ये बारिश का पानी गिरा, तो क्या होगा, कॉन्टोर फार्मिंग में ये होता है कि जब बारिश का पानी क्रॉप में गिरेगा, यहाँ ले लेते हैं ये क्रॉप मान लीजिए, यहाँ पे जब बारिश का पानी गिरेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे क्रॉप को जितना पानी चाहिए होगा क्रॉप ले लेगी पानी, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे चला जाएगा, फिर नीचे वाली क्रॉप को पानी मिलेगा, फिर उसका जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पानी होगा वो नीचे जाएगा, फिर उसने ले लिया फिर नीचे जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसी होता है, मतलब कि ऊपर जैसे ज्यादा पानी हो जाता है फिर उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है नीचे जाएगा, फिर जब उसको सफिशिएंट हो जाता है फिर एक्स्ट्रा पानी नीचे जाता है। देखा है ना आपने, सीढ़ियों की तरह बनी हुई है, वो सीढ़ियों की तरह इसलिए बनाया गया है, इसे ही टेरेस फार्मिंग कहते हैं। तो ये टेरेस फार्मिंग का मेन ये है कि सीट इरोशन से इससे आसानी से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रॉप रोटेशन, मतलब कि क्रॉप हमें हर साल बदलती रहनी चाहिए। मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे मान लीजिए इस साल आपने बीट उगाया तो अगले साल कोई और वेजिटेबल या कोई और ग्रेन ग्रो कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन इज नेसेसरी, क्योंकि हम एक ही लैंड पे एक ही टाइप की क्रॉप उगाएंगे, तो इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्लफिंग इन द लैंड इन राइट डायरेक्शन, मतलब कि जो भी आप क्रॉप उगा रहे हैं उसके लिए जो सूटेबल कंडीशन है या उसको ग्रो करने के लिए जो भी चीजें लगती है उसका ध्यान रखें। नेक्स्ट इज वेज टू प्रोटेक्ट सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन से बचने के कुछ तरीके। Contour farming, as we have discussed, crop rotation we already discussed, plant fluffing in the land in right direction, मतलब कि फ्लफिंग करना अच्छे से आना चाहिए, फ्लफिंग अच्छे से करो। एंड क्रॉप मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज, क्रॉप मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, इसके लिए आप शेल्टर बेड्स, ग्रेजिंग को कम करना चाहिए। मतलब कि अगर आपको अपनी कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाना है तो उन्हें आप फॉरेस्ट में ले जा सकते हैं, या फिर किसी हिली एरिया में ले जा सकते हैं, लेकिन किसी ओपन फील्ड में ना लेके जाए। ओपन फील्ड में ले जाने से क्या होता है कि जैसे कैटल्स होते हैं हमारे, वो जब घास खाते हैं तो क्या करते हैं, वो सिर्फ घास नहीं खाते, वो प्लांट को जड़ से निकालते हैं। तो जड़ से निकालने से क्या होता है, जब वो प्लांट खाएंगे तो उससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने एक कैटल बना दिया, ये मान लीजिए हमारा ये एक एनिमल है, कैटल है, ये यहाँ पे घास है। जब ये एनिमल इस घास को खाएगा तो मान लीजिए इसने घास खाई, तो वो सिर्फ घास नहीं खाएगा, वो क्या करते हैं कैटल, वो उस घास को जड़ से उखाड़ देते हैं। इससे क्या होता है, टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है, टॉप सॉइल जो होती है वो रिमूव हो जाती है। इसलिए ओवर ग्रेजिंग इज ऑल्सो मेन कंसर्न फॉर सॉइल इरोजन। नेक्स्ट इज कॉन्टोर फ्लफिंग। कॉन्टोर फ्लफिंग में क्या होता है, गलीज बनाई जाती है, मतलब कि यहाँ पे ढेर सारे वो है, मान लीजिए यहाँ पे एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे ये ऐसे गली, ये इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे अलग क्रॉप, यहाँ पे अलग क्रॉप, हर जगह पे अलग अलग क्रॉप उग रही है। यहाँ पे बीच में गली बना दी है, इसमें क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे पाइप लगाया पानी का या फिर यहाँ पे पानी छोड़ा, तो उससे क्या होगा, जब इसमें पानी भर जाएगा तो इसका एक्स्ट्रा पानी इन गली के जरिए बाहर जाएगा, दूसरे वाले में चला गया, गली के जरिए वो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल के दूसरी क्रॉप में जाएगा, उस दूसरी से तीसरी क्रॉप, उससे बाहर, फिर उसके बाद बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। इसी को कहते हैं हम कॉन्टोर फार्मिंग। क्या कहते हैं, कॉन्टोर फार्मिंग। नेक्स्ट टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग यही है जो अभी हमने डिस्कस करा था। इसमें क्या होता है, ये जो टेरेस फार्मिंग होती है ये हमारे माउंटेन रीजन में होती है,
हमारी सॉइल खराब ना हो इसलिए ये टेरेस फार्मिंग की जाती है। सो विद दिस वी हैव ऑल डन विद चैप्टर। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आपको समझ आया होगा। इसमें हमने रिसोर्सेज के बारे में, उनके टाइप्स, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, सॉइल एंड इट्स टाइप के बारे में पढ़ा। तो ये इसमें जितना भी कंटेंट है वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर के साथ साथ आपको मैप प्रैक्टिस करनी जरूरी है क्योंकि मैप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो विद दिस वी हैव डन। हैव अ